हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक और ईएलएसएस फंड के बारे में। एक ईएलएसएस फंड वो फंड होता है जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सिर्फ ईएलएसएस फंड्स में ही आपकी टैक्स सेविंग होती है जो 80C में आप करते हैं। बाकी जितने भी फंड्स हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं लेकिन उससे टैक्स सेविंग आपकी 80C में नहीं होती है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे इस फंड के बारे में पूछते हैं कि इसमें पैसा निकाल लें या लगाएं, तो आज हम डिटेल में देखेंगे इस फंड में क्या है और कितना इसने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये एक ईएलएसएस फंड है, तो इसमें जो भी पैसा आप लगाएंगे वो 3 साल तक के लिए लॉक इन रहेगा और साथ में जो पैसा आप इसमें लगाते हैं वो 80C में आपको टैक्स बेनिफिट भी दे सकता है। और अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी 34 स्टॉक्स अवेलेबल हैं और साथ में जो इसका इंडेक्स है वो BSE 200 का जो बेंचमार्क है वो ये अभी फॉलो कर रहा है। अगर हम इसकी लॉन्च डेट पे बात करें तो ये जनवरी 2013 में फंड लॉन्च हो गया था, यानी कि ये कंपैरेटिवली काफ़ी पुराना फंड है। और अगर हम बात करते हैं इसके एसेट साइज़ की तो इसका एसेट साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। 25,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट साइज़ हो चुका है, जो अभी इसके रिटर्न में थोड़ी प्रॉब्लम देने लगा है, ऐसा हमें लगने लगा है, जो हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसने मार्केट कैप के हिसाब से कैसी एलोकेशन की हुई है। अब अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से इसकी एलोकेशन देखते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 81%, वहीं मिड कैप कंपनीज में 12.5%, उसी तरह स्मॉल कैप कंपनीज में 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों वैसे तो ईएलएसएस फंड को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो किस मार्केट कैप की कंपनी में कितना पैसा लगाए, लेकिन फिर भी इस फंड ने ज़्यादा अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है, तो मोर और लेस जो इसकी रिटर्न है वो लार्ज कैप कंपनीज के हिसाब से ही चल रही होगी। अब आइए देख लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो। अब अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो अभी जो इसकी एक्सपेंस रेशो चल रही है वो 0.72% चल रही है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छी है। इसकी कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.19% अभी चल रही है। दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे बात करें तो सिंस इसके में लगाया हुआ पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, तो आपको कोई एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं देना होता है। बस इसका जो लगाया हुआ पैसा है वो आपका 3 साल तक लॉक इन रहता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके टैक्सेशन पे, तो इस फंड में जो भी आप पैसा लगाते हैं उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट तक आप 80C में क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा टैक्स बच सकता है। और अगर आप टैक्सेशन पे बात करें तो इसमें जो आपको प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा अगर आपका जो टोटल इक्विटी में प्रॉफिट है वो 1 लाख से ऊपर होता है। 1 लाख रुपए तक का इक्विटी में जितना भी प्रॉफिट है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी रिस्क रेशियोज क्या बता रही हैं इस फंड के बारे में। अब अगर हम रिस्क रेशियोज पे बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 19.6 चल रहा है, यानी कि ये थोड़ा वॉलेटाइल है फंड। ये रिटर्न में के मामले में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहती है इसमें कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करते हैं। वहीं शार्प रेशियो इसका 0.58 है और टर्नर रेशियो इसका 0.13 चल रहा है, यानी कि ये बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने में तो कामयाब हो रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है इस फंड में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे सेक्टर्स पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 34% के आसपास, वहीं सर्विस सेक्टर में 14%, उसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने 12% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर में इसने 8-9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों भाई ये देख लेते हैं कि इसने किन मेजर कंपनीज में अपना पैसा अभी लगाया हुआ है। अब अगर हम मेजर कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है 8.76%, वहीं TCS में 8%, HDFC बैंक में भी इसने 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी 6.5% के आसपास, कोटक महिंद्रा बैंक में इसने लगभग 6% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और इन्फो एज में भी इसने 6% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है। वहीं HDFC, नेस्ले इंडिया, मारुति सुजुकी और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 कंपनीज देख के हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि मेजरली ये सारी ही कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो इसका जो झुकाव है वो लार्ज कैप कंपनीज की तरफ ज़्यादा है, वो देख के हमें पहले इसके पोर्टफोलियो में भी पता चला था। और अगर हम कंपनी वाइज भी देखते हैं तो ये कंपनी वाइज भी इसका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसे ही बना हुआ है। हालांकि इसका टर्नओवर रेशो अच्छा है, ये फंड एक बार ही कोई कंपनी खरीद लेता है तो उसको लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न कैसे दिया अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता।
अब अगर हम रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में 1 साल पहले लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 14,000 रुपये के आसपास हो गया है। वहीं 2 सालों में ये पैसा आपका 14,500 रुपये हो गया है और 3 सालों में आपके 10,000 रुपये 15,500 रुपये के आसपास चले गए हैं। और अगर आपने 5 साल पहले इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती 10,000 रुपये की तो वो पैसा आपका 23,000 रुपये हो गया है। यानी कि 5 सालों में इस फंड ने आपको 130% से ज़्यादा की रिटर्न दी है, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसको SIP इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम SIP इन्वेस्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आपने 1 साल पहले पैसा लगाया होता तो 12,000 रुपये की लागत आपकी अभी 16,000 के आसपास हो गई है। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत 32,000 रुपये हो गई है और 3 सालों में 36,000 रुपये लगा के आप 50,000 रुपये कमा चुके हैं। वहीं 5 सालों में अगर आपने पैसे लगाए होते SIP के थ्रू तो 60,000 रुपये लगा के आप 96,000 के आसपास यहाँ पे पैसा कमा चुके होते। तो रिटर्न इसकी दोस्तों अच्छी है, लेकिन अगर हम 1 साल और 2 साल में देख रहे हैं तो थोड़ी इसकी रिटर्न में अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कैटेगरी एवरेज जो इसकी चल रही है रिटर्न, उसके कंपैरिजन में ये फंड अभी कैसा कर रहा है। अगर अब हम इसको कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो 1 साल में ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा है। जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 1 साल की वो 51% की रही है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 39% की रिटर्न दी है। वहीं 3 सालों में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को आराम से बीट किया है। इस फंड ने 16% की रिटर्न दी है, वहीं जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो सिर्फ 10.5% की यहाँ पे दिख रही है। और 5 सालों में इसने लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही रिटर्न दी है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न है इस फंड की 16.5%, वही इस फंड ने जो रिटर्न दी है वो 18% की रिटर्न दी है। दोस्तों पहले अगर हम बात करते हैं आज से 1-2 साल पहले तक तो ये फंड काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में ये फंड थोड़ा अपने कैटेगरी एवरेज के हिसाब से नीचे आने लगा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो इसका इतना बढ़ा हुआ OUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका जो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है, वो भी एक रीज़न मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि ये फंड क्यों इतनी अच्छी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। अगर हम 5 सालों की रिटर्न देखते हैं तो इससे बेटर भी काफ़ी फंड्स हैं जो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कैटेगरी एवरेज के आसपास ही रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।